नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर। मैं कपिल आज आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक, राजस्थानी चित्रकला शैलियाँ। राजस्थानी चित्रकला शैलियाँ जो हैं उन पे लगभग हर परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि आगामी परीक्षाएं जो भी आ रही हैं इनमें मान के चलिए कि चित्रकला का एक प्रश्न जो है वो आने की पूरी पूरी जो है वो संभावना रहेगी। तो अपने बात करें चित्रकला शैलियों के ऊपर, राजस्थानी चित्रकला जो है इसकी विशेष एक बात रही है। विशेष बात यह रही है कि इसके अंदर मूल रूप से अपभ्रंश शैली का, जैन शैली का और गुर्जर शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रारंभ जब ये शैली का हुआ उस समय जैन शैली गुर्जर प्रभाव में थी, जैन शैली का प्रभाव था, अपभ्रंश शैली का प्रभाव था। परंतु जैसे ही मुगल काल आता है इस शैली पर, राजपूताना की शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ना प्रारंभ होता है। जैसे को विदित है कि चित्र बनाने की जो परंपरा है ये आदिकाल से चली आ रही है। रहा करता था तो उस समय सेल चित्र बनाया करता था। वो जो पाषाण काल के सेल चित्र हैं उनके भी प्रमाण आपको राजस्थान के अंदर मिलते हैं। उसके बाद में अजंता शैली के चित्रों का प्रचलन प्रारंभ हुआ, तो उस शैली के जो सेल चित्र थे, उस तरीके के जो गुहा चित्र थे, उनके भी प्रमाण राजस्थान के अंदर मिलते हैं। जैसे जैसे काल आगे बढ़ा, राजपूत काल के अंदर इसका विश्लेषण और भी ज्यादा हो गया। राजपूत काल के अंदर चित्र बनने की परंपराएं और विकसित रूप से आगे आई। हालांकि राजपूत काल से पहले जो अपभ्रंश का काल था, जो जैन काल था, उस समय के चित्र भी राजस्थानी शैलियों में देखने को मिलते हैं। तो राजपूत काल, मुगल काल, जैन काल, अपभ्रंश काल, इन सब के चित्र मिलते हैं। राजस्थानी चित्रकला पर विभिन्न विद्वानों ने, अलग अलग विद्वानों ने इस पर रिसर्च किया है। लोगों ने इसको जानने का प्रयास किया, विद्वानों ने इसको जानने का प्रयास किया, और उस दौरान उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जा करके इस पर रिसर्च किया। और रिसर्च करने से ये बात सामने निकल के आई है कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों की जो चित्रकला रही है वो अलग अलग प्रकार की रही है। कहीं पर किसी रंग का प्रयोग ज्यादा है, कहीं लाल रंग का प्रयोग है, कहीं हरे रंग का प्रयोग ज्यादा है, कहीं काले रंग का प्रयोग ज्यादा है, कहीं पर प्राकृतिक चित्रण ज्यादा बनाए गए हैं, कहीं श्रृंगारिक चित्रण ज्यादा है, कहीं देवी देवताओं से रिलेटेड चित्र बनाए गए, धार्मिक चित्र ज्यादा हैं। भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित चित्र मिल जाएंगे, भगवान राम के जीवन चरित्र पर आधारित चित्र मिल जाएंगे, महाभारत कालीन चित्र मिल जाएंगे, प्राचीन जो संस्कृत ग्रंथ रहे हैं जैसे मान लीजिए पंचतंत्र आदि वगैरह, उन पर आधारित चित्र मिल जाएंगे। रीतिकालीन कवियों के ग्रंथों पर आधारित आपको चित्र मिलेंगे, जैसे बिहारी से रिलेटेड बिहारी सस्सई मिल जाएगा आपको, कवि केशव से रिलेटेड रसिक प्रिया पर आधारित चित्र, कवि प्रिया पर आधारित चित्र आपको मिल जाएंगे, है ना। राणा कुंभा के समय के आपको बहुत सारे चित्र मिल जाएंगे, उनके चित्रित ग्रंथ मिल जाएंगे उनसे रिलेटेड। तो इस प्रकार की बातें अपन लोगों को पढ़नी है। किस प्रकार के प्रश्न इस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं हम उन पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले धीरे धीरे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बीच बीच में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ते हैं। बड़े आराम से इसको पढ़ना है, कोशिश करना है समझने की। अच्छे से आप इस टॉपिक को पढ़िएगा। तो आपका स्वागत है राजस्थान की चित्रकला शैलियों के इस टॉपिक के अंदर। चित्र आपको जो दिखाई दे रहे हैं प्रारंभ में, ये राजस्थान की आन बान शान का जो प्रतीक चित्र है ये है बनी ठनी का चित्र। आप लोग राजस्थान जीके से रिलेटेड मान लीजिए आप कंपटीशन दे रहे हैं, परंतु राजस्थान जीके में तो राजस्थान की चित्रकला शैलियां आनी ही आनी है। अगर आप नेशनल लेवल का कोई कंपटीशन दे रहे हैं ना, भारतीय स्तर का कोई कंपटीशन दे रहे हैं, और उसके अंदर भी आप मान के चलिए कि अगर इंडियन कल्चर से रिलेटेड प्रश्न आता है, इंडियन पेंटिंग से रिलेटेड आता है, तो इंडियन पेंटिंग्स के अंदर भी राजस्थान की ये जो किशनगढ़ शैली का चित्र आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके चित्र वहां भी, इसके प्रश्न वहां भी आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। किस प्रकार के चित्र जो है वो इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके सामने इसमें आ सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थानी चित्रकला जो है उसका उद्भव और उसका विकास हुआ कैसे है। कैसे राजस्थानी चित्रकला का उद्भव हुआ है, कैसे इसका विकास हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंसान जब जंगल में रहा करता था, आदि मानव के रूप में रहता था, हम बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक काल में, है ना, प्राक ऐतिहासिक काल या जिसको हम पाषाण काल बोल देते हैं। तो उस पाषाण काल के समय जब इंसान रहता था तो शैलाश्रयों में, गुफाओं में रहा करता था, और उस समय के गुहा चित्र या शैल चित्रों के प्रमाण जो है वो राजस्थान में मिलते हैं। एक चीज आप मूल रूप से ध्यान रखना है कि चाहे तो शैल चित्र आ जाए, है ना, चाहे भित्ति चित्र आ जाए, दो चीजें, ठीक है।
शैल का मतलब तो हो गया चट्टान, है ना, चट्टानों पर बनाए गए चित्र, या गुहा चित्र आ जाए, गुहा चित्र आ जाए। गुहा चित्र का मतलब हो गया गुफाओं में बने हुए चित्र। तो भाई ऐसा कोई भी प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक शैल चित्र, राजस्थान में सर्वाधिक गुहा चित्र, सर्वाधिक भित्ति चित्र, भाई इन सबके लिए उत्तर एक ही बनेगा। आपको बताना है कि राजस्थान का जो हाड़ौती क्षेत्र रहा है, वो हाड़ौती क्षेत्र इस प्रकार के चित्रों के लिए जाना जाता है। हाड़ौती जो हमारा क्षेत्र है ना, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये क्षेत्र ऐसा रहा है जो शैल चित्रों, गुहा चित्रों और भित्ति चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है। राजपूत काल के अंदर भी यहाँ के भित्ति चित्र जो है ना वो बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। बकायदा बूंदी के तो जो बूंदी का जो किला है, दुर्ग है, जो तारागढ़ दुर्ग है, उसके अंदर बकायदा एक चित्रशाला बनी हुई है जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। ये बात हम आगे बूंदी चित्र शैली में भी पढ़ेंगे। तो आपको कुल मिला के याद रखना है कि शैल चित्र, गुहा चित्र, भित्ति चित्र कुछ भी आ गया, उसका क्षेत्र आपको हाड़ौती क्षेत्र बताना है। तो देखिए पाषाण काल के जो शैल चित्र हैं आपको याद रखना है। गरदड़ा नामक स्थान है बूंदी में, आप लोग इसको पढ़ते होंगे। आलनिया नामक स्थान है जिसमें आलनिया बांध भी हम बोलते हैं कि आलनिया बांध है, तो आलनिया बांध में मिलता है। बेराट जयपुर के अंदर, बेराट जयपुर में आप पढ़ेंगे, यहां से भी आपको प्रमाण मिलेंगे। और इसके अलावा दर भरतपुर, दर नामक स्थान जो है भरतपुर में, यहाँ। तो भाई ये जो आपको 4 स्थान नजर आ रहे हैं, इन 4 स्थानों पर आपको याद रखना पाषाण काल के शैल चित्र पाए गए हैं। तो प्राचीन प्रमाणों के आधार पर आप इसको याद रखिए। जैसे कि आपको मैं बता ही रहा हूं कि अजंता शैली के जो चित्र हैं उनका प्रभाव भी राजस्थान में चित्रों पर पड़ा है। या अजंता शैली के जो चित्र थे, अजंता के समय के काल के जो चित्र हैं, वैसा प्रमाण भी यहाँ पर मिलता है। हमारे यहाँ पर 2 शिलालेख मिलते हैं, एक बड़ली का शिलालेख, एक मध्यमिक का, है ना, चित्तौड़गढ़ के अंदर से। तो ये जो चित्र, ये जो शिलालेख मिले ना, इन शिलालेखों में कहते हैं ये प्रमाण मिला है कि भाई राजस्थान में अजंता शैली के जो चित्र है ना वो भी बने हुए थे। ये इस बात का कोई प्रमाण है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पाषाण कालीन चित्र भी बने हुए हैं और अजंता कालीन चित्र भी बने हुए हैं। इसके बाद में आप देखेंगे तो राजस्थानी चित्रकला का उद्भव आखिरकार हुआ कैसे, या किस तरीके का काल माना जाता है, कैसा काल माना जाता है। जनरली ये कहा जाता है कि 15वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी जो है, 15वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी जो है, ये 15वीं 16वीं शताब्दी जो है ये अपभ्रंश शैली का काल रहा, जैन शैली का काल रहा, अजंता शैली का काल रहा, गुजराती शैली का काल रहा। और यहीं से ही राजस्थानी चित्रकला अपने स्वतंत्र विकसित रूप में सामने आई है। ठीक है ना। राजस्थानी चित्रकला का जो स्वतंत्र स्वरूप है वो आपको कौन सी शैली में ध्यान रखना, कौन सी सदी में ध्यान रखना है, 15वीं 16वीं। चित्र तो राजस्थान में पहले से बने आ रहे हैं, परंतु स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में एक चित्रकला शैली के रूप में जो सामने आया वो ये काल है। और प्रारंभिक रूप से इस पर अपभ्रंश शैली, जैन शैली, अजंता शैली या गुजराती शैली का प्रभाव रहा है। एक विद्वान हुए जिनका नाम है कार्ले खंडेलवाल, कार्ले खंडाल वाला। ठीक है, कार्ले खंडाल वाला जो हुए ना, उन्होंने ये माना है कि जो 17वीं 18वीं शताब्दी है, 17वीं और 18वीं जो शताब्दी है, ये राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग रहा है। तो आपको ये पूछा जाए कि राजस्थानी पेंटिंग का गोल्डन टाइम, है ना, गोल्डन पीरियड कौन सा रहा है, 17वीं 18वीं शताब्दी, है ना, ये सेंचुरी जो है ना, इसके अंदर। और किसके अनुसार है ये, कार्ले खंडाल वाले कोई विद्वान हुए हैं, उनके अनुसार ये राजस्थानी चित्रकला का ये आरंभ इस तरीके से यहाँ पर हुआ है। ठीक है जी, चलिए आगे। इसमें आप अब देखिएगा कि राजस्थानी चित्रकला का नामकरण हुआ है जब अलग अलग विद्वानों ने राजस्थानी चित्रकला पर रिसर्च किया। कोई जयपुर गया, कोई जोधपुर गया, कोई उदयपुर गया और वहां जा करके रिसर्च किया। तो जब इस चित्रकला पे रिसर्च किया गया तो उन लोगों ने अलग अलग प्रकार से इसका नामकरण भी किया कि आखिरकार ये जो चित्र हमें मिल रहे हैं, ये जो हमें भित्ति चित्र मिल रहे हैं, ये हमें जो लघु चित्र मिल रहे हैं, ये जो पोथी चित्र मिल रहे हैं, या इस प्रकार के जो चित्रित ग्रंथ मिल रहे हैं, आखिरकार हम इन पूरे एक स्ट्रक्चर को नाम क्या दें। तो ये जब नाम देने की बात है, नामकरण की बात आई है, तो आप देखिए मैं आपके सामने कुछ नाम उदाहरण लिख रहा हूं, देख रहा हूं। जैसे कि एक नाम रखा गया है राजस्थान की इस चित्रकला का, एक नामकरण ये हुआ है कि इसे राजपूत चित्रकला कहा गया है। राजपूत चित्रकला इसे कहा गया है। आनंद कुमार स्वामी हुए एक विद्वान, है ना, चित्रकार, आगे पढ़ेंगे हम। और लगभग आप
उनका जो वर्गीकरण है आप उसको पढ़ते ही हैं कि उन्होंने किस प्रकार से राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण किया। तो भाई राजपूत चित्रकला कौन मान रहे हैं? आनंद कुमार स्वामी मान रहे हैं, है ना, O.C. गांगुली ये मान रहे हैं, एक विद्वान है हैवल, इन्होंने माना है। दोबारा सुनिएगा, 3 विद्वान है जो ये कह रहे हैं कि इस एरिया की जो चित्रकला है इसको हम नाम क्या दे? राजपूत चित्रकला। कारण उनको ये लगा कि ज्यादा जो विकास हुआ है इस पेंटिंग का, ज्यादा जो इसका डेवलपमेंट हुआ है इस आर्ट का, वो हुआ है राजपूतों के काल में, और सबसे ज्यादा जो चित्र भी मिले हैं वो राजपूतों के काल में पाए गए हैं, राजपूतों के काल से रिलेटेड है। इसीलिए आनंद कुमार स्वामी, O.C. गांगुली और हैवल ने ये राजपूत चित्रकला ये नाम दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आनंद कुमार स्वामी, O.C. गांगुली और हैवल इन्होंने नाम दिया। इसके बाद में आते हैं राजपूत काल। एक विद्वान हुए W.H. ब्राउन, जिनकी पुस्तक का नाम है इंडियन पेंटिंग्स। इंडियन पेंटिंग्स के जो लेखक हैं W.H. ब्राउन, उन मिस्टर ब्राउन ने ये कहा है कि ये जो चित्रकला है इसको आप राजपूत चित्रकला नहीं कह के उन्होंने चित्र शब्द हटा दिया, चित्र शब्द हटाया और सिर्फ नाम क्या दे दिया है? राजपूत कला। तो राजपूत कला नाम किसने दिया है राजस्थान की पेंटिंग्स को? तो आप बताएंगे W.H. ब्राउन ने। देखिए कितना फर्क है, इसमें चित्र शब्द लगा हुआ है ना, और यहाँ चित्र शब्द नहीं है। यह है राजपूत चित्रकला और यह है राजपूत कला, इतना सा फर्क है, ठीक है। इसके बाद में एक विद्वान हुए हैं H.C. मेहता, इन्होंने पुस्तक लिखी है कि स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स, स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स। ये कहते हैं कि ये चित्र ज्यादातर हिंदू समाज के लोगों के द्वारा बनाए गए हैं या उनके काल में बने हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के राजवंश से रिलेटेड हो, है तो हिंदू ही। तो ऐसा H.C. मेहता का ये मानना है, और उन्होंने इस चित्र शैली का जो नाम रखा वो नाम रखा था हिंदू चित्र शैली, ठीक है विद्वान। इसके बाद में राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, भाई एक राय कृष्ण दास नामक विद्वान हुए, उन्होंने बोला कि तुम लोग राजस्थान की चित्रकला को क्यों तुम राजपूत चित्रकला कह रहे हो, क्यों तुम राजपूत कला कह रहे हो, क्यों हिंदू चित्र शैली कह रहे हो? भाई जब यह है ही राजस्थान की तो इस शैली को आप राजस्थानी चित्रकला क्यों नहीं कह रहे हो? तो ऐसी राय देने वाले कौन थे? इस प्रकार की राय देने वाले थे राय कृष्ण दास। इस प्रकार की राय देने वाले कौन थे? राय कृष्ण दास। इसमें भी आप देखिएगा 2 शब्द आ रहे हैं H.C., H और C, इस प्रकार से अंग्रेजी में। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, H फॉर हिंदू, C फॉर चित्रशैली। H से बनाओ, H मतलब हिंदू, C का बन गया चित्रशैली, हिंदू चित्रशैली। हिंदू चित्रशैली नाम दिया H.C. मेहता ने, है ना। राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया? राजस्थान की चित्रकला को राजस्थान नाम देने की राय किसने दी? राय कृष्ण दास ने दी, ठीक है ना। राजपूत चित्रकला नाम 3 लोगों का नाम, बड़े वाला नाम 3 लोगों का है, कला नाम छोटा हो गया, कला नाम छोटा हो गया, चित्रकला नाम बड़ा हो गया। कला नाम छोटा है, एक ही बंदा आएगा, चित्रकला में 3 आ रहे हैं, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो जैसे मैं कई बार बच्चों को ऑफलाइन क्लास में बताता हूं, आ ओ है। जैसे अपने किसी को पूछते हैं, पंजाबी के अंदर पूछते हैं कि ये कौन है ना, आ कौन है, तो अपन ऐसे बोलते आ ओ है, ठीक है। तो आ ओ है अपने को याद रखना है। आ ओ है तो आ से आनंद कुमार स्वामी, ओ से O.C. गांगुली, है से हैवल, और W.H. ब्राउन, मिस्टर ब्राउन ये कह रहे हैं कि राजपूत कला आपको नाम देना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका नामकरण। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। राजस्थान के प्रथम चित्रकार, भाई इस पर बड़े अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत रहा है कि राजस्थान का प्रथम चित्रकार आखिरकार कहा किसको जाए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि चित्र तो पाषाण काल से बने आ रहे हैं, उसके बाद में मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता काल में बने होंगे, फिर वैदिक सभ्यता में बने होंगे, फिर मौर्य काल, है ना, फिर गुप्त काल, जैन काल, बौद्ध काल, सबके अंदर ये चित्र बनते हुए आए होंगे। परंतु मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना है कि तिब्बत यात्री व इतिहासकार हुए लामा तारानाथ, इन्होंने ये कहा है कि 7वीं सदी में, ध्यान रखना नाम क्या है, लामा तारानाथ, तिब्बत से आए और इतिहासकार भी हैं, तिब्बत यात्री और इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा कि 7वीं सदी में मरु प्रदेश, मरु प्रदेश का मतलब आज का मारवाड़ हो गया है, मरु प्रदेश के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जिनका नाम था श्रृंगधर, ठीक है जी, श्रृंगधर, इसका उल्लेख किया है। और ये माना गया है कि ये जो श्रृंगधर है ना, ये यक्ष शैली का जन्मदाता है। यक्ष यक्षिणी के जो चित्र है ना, ये इंडियन पेंटिंग्स आप पढ़ते हैं तो उसमें यक्ष यक्षिणी के
देवी देवताओं से रिलेटेड से हो गए, यक्ष यक्षिणी के चित्र मिलते हैं। यक्ष यक्षिणी के जो चित्र हैं, इनका जन्मदाता किसको माना गया है? श्रृंगधर को। कहते हैं कि मरु प्रदेश का तो ये था ही, और मरु प्रदेश का एक राजा था जिसका नाम था राजा सील, और ये जो चित्रकार थे ना श्रृंगधर, ये राजा सील के दरबारी चित्रकार थे, दरबारी चित्रकार थे उसके। तो ये ऐसा असल में माना किसने है? ये माना है तिब्बत से आने वाले इतिहासकार लामा तारानाथ ने। लामा तारानाथ जो है, उन्होंने कहा कि 7वीं शताब्दी के अंदर मरु प्रदेश में श्रृंगधर नामक एक चित्रकार हुए हैं, जो राजा सील के दरबारी कवि थे, यक्ष शैली के जन्मदाता हैं। इनको माना गया प्रथम चित्रकार, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर प्रश्न आ जाए कि प्रथम चित्रकार तो आपने बता दिया, इससे रिलेटेड जो चित्र हैं उनका नाम ज्यादातर मिलता नहीं है। तो ताड़पत्र पर चित्रित, ये शब्द आप देखिएगा, ताड़पत्र पर चित्रित राजस्थान की चित्रकला के प्राचीनतम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ। देखिए मित्रों, पहले ताड़पत्र पर चित्रित थे, फिर ताम्रपत्र पर चित्रित होने लगे। तो अब आपको कोई पूछे कि ताड़पत्र पर चित्रित 2 ग्रंथ बताइए, तो ताड़पत्र पर चित्रित है औद्यनुक्ति व्रति और दशैवकालिक सूत्र चूर्णी। अपभ्रंश से नाम से ही पता चल रहा है, अपभ्रंश शैली के चित्र हैं, अपभ्रंश शैली के ग्रंथ है। आप एक चीज को दिमाग में रखिएगा कि स्टार्टिंग जब हुई है, सबसे पहले भारत के अंदर संस्कृत भाषा, अपन ऐसे पढ़ते हैं संस्कृत भाषा, या हम प्राचीन संस्कृत पढ़ते हैं, उसके बाद में लौकिक संस्कृत आती है। इसके बाद में जो भाषाएं आती हैं वो आती है पाली, पाली के बाद में आई प्राकृत, और प्राकृत से ही अपभ्रंश निकली है, या कई विद्वान लोग प्राकृत को ही अपभ्रंश बोल देते हैं। तो ये जो प्राकृत या अपभ्रंश का जो काल रहा है ना, ग्रंथ लिखने का, राइट करने का, ये काल ऐसा रहा है, ये अपभ्रंश काल या ये प्राकृत का काल, ये काल ऐसा रहा है जिसके अंदर ग्रंथ लिखे गए और साथ में उन ग्रंथों के अंदर चित्र बनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। ध्यान से सुनिएगा कि जो वैदिक सभ्यता में संस्कृत का जो काल था, उसके बाद उत्तर वैदिक में जो लौकिक संस्कृत का काल आया, या यूं कहें कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड पाली जो ग्रंथ थे, पाली भाषा के, जैन समाज से रिलेटेड प्राकृत भाषा के जो ग्रंथ थे, इनके अंदर चित्रित ग्रंथों के अंदर चित्र नहीं बने हुए। प्राकृत जो भाषा है, इसी को अपन अपभ्रंश बोलते हैं। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जैन समाज के जो संत हुए हैं, जैन समाज के जो गुरु हुए हैं, या इस जैन समाज से रिलेटेड जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, श्रावक हुए हैं, उन लोगों ने जो ग्रंथ लिखे वो अपभ्रंश में लिखे, और उन्होंने ही पहली बार अपने ग्रंथों में चित्र बनाने की परंपरा जो है ना, इसका प्रारंभ किया था, इसकी शुरुआत की थी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये याद रखेंगे कि जैन शैली के अंदर या अपभ्रंश शैली के अंदर चित्र बनाने शुरू हुए थे। पहली बार ग्रंथों में जो चित्र बनाने प्रारंभ हुए, कि ग्रंथ लिखे भी गए और प्लस उसके अंदर चित्र बनाए गए, ये अपभ्रंश काल था या ये प्राकृत काल था, ऐसा आपको याद रखना है। तो आपको जो यहां से ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ मिले, और ये तो नो डाउट कैसे जो चित्र बनेंगे वो ताड़पत्र पर बनेंगे, तो ताड़पत्र पर चित्रित आपको ये 2 ग्रंथ याद रखने हैं, औद्यनुक्ति व्रति और दशैवकालिक सूत्र चूर्णी। और ये जो ग्रंथ है दोनों, ये दोनों के दोनों का जो काल है वो 1060 ईस्वी के आसपास का काल माना गया है। 1060 ईस्वी के आसपास का काल माना गया है। जैसलमेर दुर्ग से इनकी प्राप्ति आज हुई है। आज वर्तमान में जैसलमेर दुर्ग के अंदर ये संरक्षित है। आपने पढ़ा होगा कि वहां एक जिनभद्र सूरी जैन ग्रंथ भंडार है। जिनभद्र सूरी जैन ग्रंथ भंडार, आप लोगों को शायद ये प्रश्न भी याद होगा, एक बार किसी एग्जाम में आया, शायद सेकंड ग्रेड के एग्जाम में प्रश्न आया था कि राजस्थान में दुर्लभ ग्रंथों का भंडार किसे माना गया है। तो राजस्थान में दुर्लभ ग्रंथों का जो भंडार माना गया है वो इस जिनभद्र सूरी जैन ग्रंथ भंडार को माना गया है, जो कहां पर है, जैसलमेर के अंदर एक भूमिगत लाइब्रेरी माना गया है, एक भूमिगत पुस्तकालय इसको माना गया है। और इसके अंदर से ये 2 ग्रंथ मिले थे, औद्यनुक्ति व्रति और दशैवकालिक सूत्र चूर्णी। ये 2 ग्रंथ जो हैं ये यहां से प्राप्त हुए हैं। और इन दोनों ग्रंथों के लिए एक शब्द और यूज किया जाता है, मैं आपको बता दूं, 1060 ईस्वी के आसपास के ये दोनों चित्रित ग्रंथ हैं। एक शब्द मिलता है
कि भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ, या सीधा प्रश्न आ जाए भारतीय कला का दीप स्तंभ, तो भारतीय कला का दीप स्तंभ या भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ आपसे पूछा जाए तो इन दोनों ग्रंथों को कहा जाता है। ये जो दोनों ग्रंथ है ना, इन दोनों ग्रंथों को क्या कहा जाता है? उद्यानुक्ति वृत्ति और दशैव कालिक सूत्र चूर्णी को क्या कहा जाता है? भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ या भारतीय कला का, चित्र शब्द हो सकता है ना हो, भारतीय कला का दीप स्तंभ। तो ऐसा कोई भी प्रश्न आए कि भारतीय चित्रकला या भारतीय कला का दीप स्तंभ किन दो ग्रंथों को माना गया है, आपको याद रखना है मित्रों कि जैसलमेर दुर्ग से जो दो चित्रित ग्रंथ मिले थे, औद्यनुक्ति वृत्ति और दशैवकालिक सूत्र चूर्णी, इन दोनों को भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है। 1060 ईस्वी के आसपास इनका काल रहा है और संभवतः ये ताड़पत्र पर चित्रित राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ हैं। ये दिमाग में रखना है। ये तो थे ताड़पत्र पर इसके बाद में आए ताम्रपत्र पर। ताम्रपत्र पर तो आपसे पूछा जाएगा ताम्रपत्र पर चित्रित प्राचीनतम प्रमाण। तो जैसे कि आप लोगों को विदित है कि हम लोगों ने पीछे भी गत पढ़ा कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नामकरण किया। इनमें एक नाम आया था आनंद कुमार स्वामी, और आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी राजपूत पेंटिंग नाम से। तो राजपूत पेंटिंग जो पुस्तक है, इसके अंदर बकायदा इन्होंने राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण किया है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने ऐसा माना कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जो चित्र शैली रही है, सबसे पुरानी जो चित्र शैली रही है, वो चित्र शैली रही है मेवाड़। तो अगर सबसे प्राचीन चित्र शैली मेवाड़ रही है, तो उस मेवाड़ शैली के अंदर ये ताम्रपत्र पर चित्रित प्राचीनतम ग्रंथ मिले हैं दो, और आप इनके नाम भी देखेंगे तो मित्रों इनके नाम भी आपको अपभ्रंश वाले नाम मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये अपभ्रंश भाषा में लिखे हुए हैं, ये प्राकृत में लिखे हुए हैं, और ये जैन आचार्यों, जैन संतों के द्वारा या जैन समाज से रिलेटेड चित्रकारों द्वारा ये नाम दिया गया है। ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनके अंदर चित्र बने हुए हैं। ये प्राचीनतम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है, ये आपको दिमाग रखना है आगे। और ये आगे भी ये आपका वर्णन इसका आएगा। देखिए, पहला श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, कहते हैं कि ये मेवाड़ शैली से या उदयपुर शैली से रिलेटेड है। राजा थे राणा तेज सिंह। तेज सिंह के काल में इसकी रचना हुई है। और रचनाकार कौन है, इसके राइटर आपको याद रखने हैं। तो राइटर है इसके कमल चंद्र सूरी, जैन आचार्य हुए हैं एक कमल चंद्र सूरी, ये इसके राइटर रहे हैं। राणा तेज सिंह के काल में इसकी रचना हुई है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ का नाम है, और संभवतः ये ताम्रपत्र पर चित्रित राजस्थान का प्राचीनतम प्रमाण है, ये आपको याद रखना है। परंतु अगर एक के स्थान पे दूसरा पूछ ले, जैसे ताड़पत्र पे पहला पूछे तो औद्यानुक्ति, ताड़पत्र पर दूसरा पूछे तो दशैवकालिक, वैसे ही ताम्रपत्र पर पहला पूछे तो श्रावक प्रतिक्रमण, ताम्रपत्र पर दूसरा पूछ ले तो नाम है सुपासनाचर्यम। और सुपासनाचर्यम जो है, इसका राइटर जो है ये माना गया है हीरानंद जी को, हीरानंद को माना गया है। और इसका रचना काल 1423 ईस्वी है, और कुछ विद्वानों के अनुसार ये राणा मोक्कल का काल था। राणा मोक्कल के काल में सन 1423 ईस्वी के अंदर हीरानंद जो है इन्होंने सुपासनाचर्यम लिखा और इसमें चित्र भी बनाए। तो संभवतः ये जो सुपासनाचर्यम है ये ताम्रपत्र पर चित्रित राजस्थान का दूसरा चित्रित ग्रंथ है, और पहला पूछा जाए तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेते रहिए, इनको याद करते रहिए, और चलते हैं आगे। नेक्स्ट, राजस्थानी चित्रकला का विभाजन। अब पूरी राजस्थानी चित्रकला का विभाजन किया गया, और जैसे मैंने कहा कि डब्ल्यू.एच. ब्राउन ने भी किया है ना, डब्ल्यू.एच. ब्राउन ने भी किया है, एच.सी. मेहता ने भी किया है, मिस्टर हैवल ने भी किया है, ओ.सी. गांगुली ने, आनंद कुमार स्वामी ने, राय कृष्णदास ने, जो आपने नामकरण पीछे पढ़े हैं उन सब लोगों ने राजस्थानी चित्रकला का विभाजन जो है ये किया होगा, वर्गीकरण किया होगा, इसको अपनी अपनी पुस्तकों में विभाजित करके लिखा होगा। परंतु सबसे पहले जो इसका विभाजन किया गया वो किया था आनंद कुमार स्वामी ने। सबसे पहला विभाजन जो माना गया है वो माना गया है कि आनंद कुमार स्वामी ने किया, और इनकी जो पुस्तक है वो 1916
16 में प्रकाशित होती है और पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग्स। और इसी पुस्तक में इन्होंने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा आनंद कुमार स्वामी ने। चलिए इसका विभाजन पढ़ते हैं। और ये पूरा विभाजन आनंद कुमार का नहीं है, आप ध्यान रखिए, ये अलग अलग विद्वानों के जो मत हैं उनके हिसाब से ये बनाया गया है। आप पढ़िए इसे, और इसमें सारा जो निचोड़ है वो आनंद कुमार स्वामी का नहीं मिलेगा, आपको मिश्रण मिलेगा थोड़ा सा। मेवाड़ स्कूल की हम बात करते हैं। पहला आनंद कुमार स्वामी ने तो हालांकि चारों स्कूल के नाम, ये नामकरण आनंद कुमार स्वामी के ही है। राजस्थान की चित्रकला को 4 भागों में बांटकर उसके नामकरण जो किया गया है ना, तो अगर मेवाड़ स्कूल आ जाए, मारवाड़ स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल और अड़ौती स्कूल, तो ये नामकरण जो है ये अपनी पुस्तक में आनंद कुमार स्वामी का ही किया हुआ है। चलिए देखते हैं इनके नाम, आप इनकी शैलियां कौन सी हैं। जैसे उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली, ये उपशैली है उदयपुर की। देवगढ़ उपशैली, देवगढ़ ठिकाना रहा है मेवाड़ के शासकों का, उसकी उपशैली है। सावर उपशैली हो गया है। शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा में, और आज वर्तमान तो शाहपुरा ही बोले, वहां उपशैली हो गई। बनेड़ा, ये ठिकाने थे, बनेड़ा, बागौर, बेंगू, केलवा, ये ठिकाने थे। और इन ठिकानों की शैलियां भी आपको याद रखनी है। एक बार ये प्रश्न आ गया ऐसा कि ठिकानों के नाम देगा, वो आपको दुगारी वाला प्रश्न भी आया हुआ है, मैं आगे बताता हूं आपको, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये ठिकाने जो थे ना, इन ठिकानों की भी शैलियों की बात की जाएगी, परंतु प्रॉपर रूप से आपको क्या याद रखना है कि ये सारा सिस्टम कौन से स्कूल से रिलेटेड है, मेवाड़ स्कूल, इससे ऊपर ऊपर है ना। तो ये मेवाड़ स्कूल से रिलेटेड हो गया है। इसके बाद में अगला जो स्कूल है आपका वो आया है मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल में जोधपुर शैली है, बीकानेर शैली हो गई, अजमेर शैली, किशनगढ़ शैली, नागौर, जैसलमेर, सिरोही, ये तो होगी शैलियां। इसके बाद में गानेराव, रिया, बिनाए, जूनिया, ये हो गए ठिकाने। आपको याद करना है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये इतना जो आप इसके ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं, ये आपको मारवाड़ स्कूल से रिलेटेड करना है। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, भी जोधपुर मारवाड़ एरिया में आता है, बीकानेर मारवाड़ एरिया में आता है, अजमेर केंद्र शासित प्रदेश रहा है, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश रहा है। फिर भी इस राजस्थान का जो ये हद्य है इसको मारवाड़ में रखा गया है। किशनगढ़ आपको याद रखना अलग से रियासत रही है और राठौड़ों की ही रियासत रही है, तो इसको भी राठौड़ों वाले एरिया में मारवाड़ में रखा गया है। नागौर जो रियासत रही है ये भी राठौड़ों की रियासत रही है, इसीलिए इसको यहाँ रखा गया। हाँ, जैसलमेर बाटी शासकों की रियासत रही है, फिर भी इसको मारवाड़ में रखा गया है। और सिरोही जो है इसको भी मारवाड़ क्षेत्र में रखा गया है। तो कुल मिलाकर के आप इसको याद रखिए। इसके बाद में ढूंढाड़ स्कूल आ गया, जिसमें कछवाओं की आमेर शैली, जयपुर, शेखावाटी क्षेत्र है ना, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, निमका थाना, इन सबको इधर ही रखा गया है। अलवर शैली, इसको भी इधर है। उनियारा जो वर्तमान टोंक में है, वर्तमान उनियारा कहां पर है, टोंक में है, तो उनियारा उपशैली आ जाएगी एक। जिलाए, ईसरदास भाई माधोपुर में, शाहपुरा जयपुर वाला है, सामोद चौमू जयपुर वाला। इन ठिकानों की कला, इन ठिकानों की जो शैलियां हैं ये भी इसके अंदर काउंट होगी। तो कुल मिला के अगर ढूंढाड़ की बात आ जाए तो आप ढूंढाड़ इससे ऊपर ऊपर वाला, ठीक है ना। इसको अपने ज्यादा समय नहीं दे रहे, एक बार मैं सीधा आपको लिखा हुआ ही दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको याद कीजिए और इनको अपन आगे एक एक करके इनको सबको आगे पढ़ना पड़ेगा। चौथा जो पार्टीशन है इसको बोलते हैं हाड़ौती स्कूल। इसमें देखिए मूल रूप से तो आपको दो ही पढ़नी है, बूंदी शैली और कोटा शैली। फिर भी आप इसमें नाम अगर याद करना हो तो झालावाड़ का नाम भी याद कर सकते हैं। 12 की कोई शैली नहीं है, परंतु एक उप शैली जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस पे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, दुगारी। तो दुगारी शैली आ जाए, दुगारी ठिकाना रहा है, ये बूंदी का है, ये भी आपको याद रखना है। तो कुल मिला के ये पार्टीशन है और इस पार्टीशन को आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपने चलते हैं आगे। अब एक एक करके इनको पढ़ रहे हैं और सबसे पहले आ रहा है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली की बात सबसे पहले करते हैं और इसको आप मेवाड़ स्कूल भी कह सकते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी सबसे पहली जो शैली है उसका नाम है उदयपुर शैली। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आनंद कुमार स्वामी ने ये कहा है, ये माना है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली, राजस्थान की मूल चित्र शैली, राजस्थान की प्रारंभिक चित्र शैली, है ना, ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान की प्रारंभिक चित्रकला शैली, राजस्थान की मूल चित्र शैली और राजस्थान की आरंभिक प्राचीन
या आदि शैली किसको माना गया है, तो आप बताएंगे उदयपुर शैली को माना गया है। देखिए आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, एक चित्र के माध्यम से मैं इसको आपको बताने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए ये आपका राजस्थान है, ठीक है। अब राजस्थान के अंदर यहां आपका मेवाड़ रह गया, ये मेवाड़ वाला एरिया आ गया। अब मेवाड़ वाले एरिया में सबसे पहले ये चित्रशैली आ रही है। तो ऐसा तो है नहीं है कि मेवाड़ में अचानक से कोई एक चित्रकार पैदा होता है। मान लो हमें पता चलता है कि अभी मेवाड़ में तो एक बहुत पहुंचा हुआ पेंटर जो है उसका जन्म हुआ है चित्रकार का। भाई ये जो चित्रकार हैं इनके बारे में कहते हैं कि ये लोग गुजरात से आए। कहां से आए थे? गुजरात से। देखिए गुजरात से आए तो ये आने वाले लोग थे कौन? इनके बारे में कहते हैं कि ये मूल रूप से जैन आचार्य थे, जैन संत थे। ये जैन संत और जैन आचार्य जो गुजरात के आसपास के क्षेत्र में रहते थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैन समाज से रिलेटेड बहुत सारी संख्या राजस्थान में भी है और गुजरात में भी है। जैन समाज से रिलेटेड बहुत सारे मंदिर जो हैं वो राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है। तो भाई जो जैन संत होते थे वो भ्रमण किया करते थे, और आज भी हम देखते हैं कई बार श्वेतांबर या दिगंबर जैन संतों को कि पैदल ही भ्रमण किया जाता है ना, पैरों पर ही भ्रमण किया जाता है। तो यहाँ पर जब वो भ्रमण करने आया करते तो ये जैन संत हो सकता है कि यहाँ मेवाड़ आए हो और मेवाड़ में भ्रमण पर आए हो और कुछ दिन उन्होंने यहीं पर ही बिताए हो। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये लोग अपभ्रंश में ग्रंथ लिखा करते थे और अपभ्रंश में ग्रंथ लिखते थे, और ये वाला अपभ्रंश इसको अपन कह भी क्या सकते हैं? गुर्जर अपभ्रंश, इसको बोला जाता है गुर्जर अपभ्रंश। इस भाषा में वो ग्रंथ लिखते। तो यहाँ के संत, गुजरात वाले एरिया के संत है ना, उस समय हालांकि गुजरात तो नहीं था, पूरा लगभग सौराष्ट्र का क्षेत्र अपन कह सकते हैं। तो वो जब इधर आए इस अपने मेवाड़ के अंदर यहाँ, तो मेवाड़ में जब वो आते हैं यहाँ मेवाड़ में, तो यहाँ मेवाड़ में आए, यहाँ पर उन्होंने कुछ समय बिताया और यहाँ रहते हुए उन्होंने ग्रंथों की रचना की और उन ग्रंथों के अंदर चित्र भी बनाए। तो नो डाउट पहली बार मेवाड़ ही वो क्षेत्र रहा है जहां से चित्रकला के प्राचीनतम लिखित प्रमाण और चित्र ग्रंथों में जो प्रमाण मिला वो यहीं से मिला, जिससे कि हम पीछे पढ़ के भी आए हैं कि ताम्र पत्र पर चित्रित प्राचीनतम प्रमाण श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी वो यहीं से मिला है। तो गुजरात से आया। इसीलिए ये जो उदयपुर शैली है, जो ये मेवाड़ स्कूल है, इस पे प्रभाव देखो आप किसका है? गुर्जर शैली का। क्यों है? क्योंकि भैया ये जो प्रारंभिक चित्रकार थे वो आए कहां से थे? गुजरात वाले एरिया से। वो थे कौन? ज्यादातर जैन संत थे, इसलिए कौन सी शैली का प्रभाव? जैन शैली का प्रभाव। भाई उन्होंने ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे थे? अपभ्रंश में, इसलिए अपभ्रंश शैली का प्रभाव, ये आपको ध्यान में रखना है। यह राजस्थान की मूल प्राचीन या प्रारंभिक चित्रकला शैली है, यह आपको याद रखना है। अभी मैंने आपको बताया कि इसकी जो शुरुआत मानी गई है वो तेज सिंह के काल में। अभी हम पढ़ के गए ना कि ताम्र पत्र पर चित्रित प्रथम प्रमाण है ना, तो तेज सिंह के काल में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कमल चंद्र जी सूरी द्वारा 1260 ईस्वी के अंदर रचित। देखिए पीछे आपने औद्यनुक्ति व्रति पढ़ा जैसे, है ना, अभी देखते हैं अपने एक बार, आपने पीछे पढ़ा औद्यनुक्ति व्रति, इसका जो काल है ये आपने इसका जो काल पढ़ा था 1060 ईस्वी, और जो श्रावक प्रतिक्रमण है इसका काल आप पढ़ रहे हैं 1260 ईस्वी, यानी ये 200 साल पहले का है। 1060 में है तो ये 200 साल पहले का है, और वो 1260 है तो उसके मुकाबले 200 साल बाद का पर है। दोनों में 60-60 याद रखना, 1060 1260 ऐसे याद करना है, ठीक है। तो इसको अपने देखते हैं आगे। तो 1260 ईस्वी में कमल चंद्र सूरी ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना की, और यह संभवतः राजस्थान में प्राप्त ताम्र पत्र पर चित्रित प्रथम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है। उदयपुर शैली का प्रथम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ भी यही है। उदयपुर शैली का मिलने वाला पहला चित्रित ग्रंथ आपसे पूछा जाए तो यही है, और ताम्र पत्र पर चित्रित ग्रंथ पूछा जाए तो भी पहला यही है, ठीक है। अब आता है कि स्वर्ण काल किसका काल है? क्यों, कौन सा काल है जिसमें ये उदयपुर शैली का सबसे ज्यादा विकास हुआ, सबसे ज्यादा ये विकसित हुई है शैली? तो भाई कौन से राजा का टाइम था? राजा का टाइम मिलता है जगत सिंह प्रथम। देखिए एक चीज वो बताता हूं कि ये जो उदयपुर शैली है ना, इसको लघु चित्रों वाली शैली कहा जाता है।
लघु चित्र शैली, यानी ज्यादा वृहद चित्रों का निर्माण नहीं हुआ, छोटे चित्रों का ना निर्माण हुआ है। वृहद चित्र हो तो बड़े चित्रों का, लघु चित्र है तो मतलब छोटे चित्र। तो ये जो लघु चित्रों का जो निर्माण हुआ है, इन लघु चित्रों के लघु चित्रों के लिए जो स्वर्ण काल रहा है, जो गोल्डन टाइम रहा है ना, वो किसका काल रहा है? जगत सिंह प्रथम का। तो चूंकि लघु चित्रों के लिए अगर स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम का काल है, तो फिर अपन पूरा ये मान लेते हैं कि पूरी उदयपुर शैली का स्वर्ण काल किसका काल रहा है? जगत सिंह प्रथम का ये काल रहा है। ये आपको ध्यान रखना। करण सिंह जी के ये पुत्र हैं, करण सिंह जी के पुत्र हैं, अमर सिंह जी के पौत्र हैं, अमर सिंह प्रथम के, और महाराणा प्रताप जी के ये पड़पौत्र हो गए हैं। ये आपको याद रखना है। जगत सिंह प्रथम जो हैं, इन्होंने एक चित्तेरों की ओवरी या तस्वीरारों कारखानों नामक एक कला विद्यालय की स्थापना करवाई थी। ये कला विद्यालय इन्होंने बनवाया कहां पर था? एक आर्ट स्कूल है, और इसका निर्माण जो करवाया गया था, ये उदयपुर के अंदर राजमहल में करवाया गया था। राजमहल जिसका निर्माण राणा उदय सिंह जी द्वारा करवाया गया। तो राणा उदय सिंह जी द्वारा करवाया गया पिछोला झील के किनारे राजमहल का निर्माण, और इसमें एक कला विद्यालय की स्थापना करवाई थी। किसने? जगत सिंह प्रथम ने, जिसे चित्तेरों की ओवरी या तस्वीरारों कारखानों कहते हैं। जगत सिंह प्रथम के समय जो प्रमुख चित्रकार रहे हैं, इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखने हैं, साहिबदीन है, मनोहर है और नसीरुद्दीन है। इसके अलावा कृपाराम और ऐसे करके कई हैं, उमरा वगैरह, ये आपको याद रखने हैं, परंतु मुख्यतः ये तीन नाम मिलते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो राजपूतों की चित्रशैली थी वो मुगलों के प्रभाव में भी आई, क्योंकि जैसे ही मुगलों का प्रवेश हुआ है राजस्थान में, राजपूताना में, तो भाई राजनीति में हस्तक्षेप हुआ, तो धीरे धीरे कला में भी हस्तक्षेप होने लगा। कला में हस्तक्षेप हुआ तो चित्रकला में भी हस्तक्षेप हुआ, और चित्रकला में हुआ तो आपको याद रखना है कि महाराणा अमर सिंह का काल, क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं इतिहास में कई बार कि मुगल राजपूत संधि, ऐसा शब्द आ जाता है कई बार, है ना। तो मुगल राजपूत संधि अपने पढ़ते हैं तो अमर सिंह प्रथम के काल की बात आती है, जब मेवाड़ की बात करते हैं ना, मेवाड़ के महाराणाओं की। तो भी इस इनके काल में, महाराणा अमर सिंह के काल में, मुगल जो चित्रकार थे उनका यहाँ प्रवेश हुआ मेवाड़ में, तो इनका मुगल शैली का जो प्रभाव पड़ा है वो आपको काल किसका बताना है? महाराणा अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम है ये, महाराणा प्रताप के पुत्र। इनके टाइम पर आपको याद रखना है कि ये काल क्या कहलाएगा? मुगल शैली से प्रभावित काल कहलाएगा। स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम है, शुरुआत तेज सिंह का काल है। चलिए आगे। इसके बाद उदयपुर शैली के प्रसिद्ध कुछ चित्रकार हुए हैं और उनसे रिलेटेड चित्रित ग्रंथ हैं। मैंने एक ही जगह इसको लिख दिया है, हालांकि जब आप विस्तृत वर्णन पढ़ते हैं किन्हीं बुक्स में, किताबों में या कहीं पर, तो अलग अलग राजा के टाइम के बहुत सारा वर्णन हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो जब अलग अलग राजा के समय अलग अलग कौन चित्रकार थे, कौन से चित्रित ग्रंथ हुए, तो बहुत ज्यादा डाटा बन जाता है। एग्जाम में प्रश्न आता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैंने इसको इस व्यवस्थित तरीके से इसको रखा ताकि हमें ये जल्दी से समझ में आ जाए, देखने से ही आपको ये साइज समझ में आ जाए। ठीक है, फिर भी अपनी कोशिश करते हैं, इसकी स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, उदयपुर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार, इसमें पहला देखिए नाम आ रहा है हीरानंद जी। देखिए, हीरानंद जी बड़े प्रमुख चित्रकार रहे हैं, और इन्होंने एक चित्र है सुपासना चर्यम। अभी हम लोगों ने ये बात की थी कि ताम्रपत्र पर चित्रित ये दूसरा, ताम्रपत्र पर चित्रित, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, दूसरा चित्रित ग्रंथ है। ताम्रपत्र पर चित्रित दूसरा चित्रित ग्रंथ है, दूसरा चित्रित ग्रंथ। तो ताम्रपत्र पर चित्रित दूसरा चित्रित ग्रंथ आपसे पूछा जाए हीरानंद का सुपासनाचर्यम, जैसे अभी बताया 1423 में इसका काल है, राणा मोक्कल के समय इसको चित्रित किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में साहिबदीन। देखिए, ये नाम अभी मैंने आपको बताया कि जगत सिंह प्रथम का ये प्रमुख चित्रकार रहा है। जगत सिंह प्रथम का काल जो है ये इसका स्वर्णकाल कहलाता है, और जगत सिंह प्रथम का प्रमुख चित्रकार आपको पूछा जाए तो उसका नाम क्या है? साहिबदीन है। देखिए मित्रों, एक आपको अगर लग रहा है, इसमें तो मैंने सन लिखा है, बाकी कहीं सन ज्यादातर नहीं लिखा हुआ, एक दो जगह लिखा है। रागमाला शब्द कहीं भी आ जाए, रागमाला का मतलब होता है संगीत से रिलेटेड कोई ग्रंथ है, और संगीत से रिलेटेड इस ग्रंथ के अंदर विभिन्न प्रकार की राग रागनियों का वर्णन है,
और विभिन्न प्रकार की जो राग और रागनियों का वर्णन है इसके अंदर, तो उनसे रिलेटेड ही उस विषय को आधार बनाकर इसमें चित्र भी बनाए गए हैं। तो रागमाला से रिलेटेड कोई प्रश्न आए, जैसे कि आप गत परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न पत्रों को आप पढ़ेंगे तो आपको ये वर्णन मिलेगा कि रागमाला पे जब भी प्रश्न आया है सन 7 में पूछा गया है, वर्ष 7 में पूछा गया है, तो आपको जब भी रागमाला शब्द आए ना, आप पक्का रट लेना इसको कि उसका सन आपको याद करना है। तो साहिबदीन ने सन 1628 के अंदर रागमाला चित्र बनाया। उसके अतिरिक्त साहिबदीन के कौन कौन से चित्रित ग्रंथ है उन पे एक नजर डालते हैं। रसिक प्रिया चित्र, देखिए वैसे तो ये जो रसिक प्रिया है ये रीतिकालीन कवि एक हुए हैं, कवि कैशव। तो कवि कैशव का ये ग्रंथ है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, है ना, ये आप सुनते होंगे। तो कवि कैशव जो है ये उनका ग्रंथ है, उसको आधार बनाकर, उसको अपना बेस बनाकर चित्र किसने बनाया? साहिबदीन ने। उसके विषयों को उठाया गया, उसमें जो सौंदर्य वर्णन किया गया है उसको उठाया गया और उस पर आधारित ये चित्र, रसिक प्रिया पर आधारित चित्र बनाया गया। इसके अतिरिक्त भागवत पुराण चित्र है, सूकर क्षेत्र महात्म्य और भ्रमर गीत सार। भ्रमर गीत की बात करें तो ये सूर सागर ग्रंथ से लिया जाता है। सूर सागर ग्रंथ जो है ये आपको पता है सूरदास जी का लिखा हुआ, और सूरदास जी के सूर सागर में एक भ्रमर गीत का एक कंसेप्ट रहता है, और वो जो भ्रमर गीत का कंसेप्ट है उसी में से इसको लिया गया है। तो वहां से इस कंसेप्ट को उठाया गया है, ये साहिबदीन ने उठाया है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए साहिबदीन जो है उनका साथ दिया था एक और चित्रकार है मनोहर, है ना। साहिबदीन और मनोहर ने मिलकर एक रामायण की रचना की 1651 में, जिसका नाम है आरस रामायण। देखिए भारतीय परंपरा के अंदर दक्षिण में भी और उत्तर में भी, यानी उत्तरी भारत और दक्षिण भारत, इन सब जगह विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने रामायण लिखा। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि रामायण का या भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से रिलेटेड जो प्राचीनतम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है या प्राचीनतम जो प्रमाण माना गया है वो वाल्मीकि कृत रामायण को माना गया है। और इसके बाद में विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग राम कथा का वर्णन किया है, रामायण लिखी है। मुगल काल के अंदर जो सबसे बड़े कवि हुए हैं, संत हुए हैं तुलसीदास जी, उन्होंने रामचरित्र मानस को लिखा, और जिसके बाद से भगवान श्री राम का जो वर्णन है वो जन जन तक पहुंच पाया। फिर भी कुछ जैन संतों ने भी इसको लिखा, जैन आचार्यों ने भी लिखा है, तमिल में भी लिखा, मराठी में कम रामायण जैसे आप पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के रामायण के उदाहरण हम लोगों को मिलते हैं। तो वैसा ही साहिबदीन और मनोहर, इन लोगों ने मिलकर एक चित्र बनाया जिसका नाम है आरस रामायण, और ये एक प्रकार की जैन रामायण कहा जा सकता है इसको, एक प्रकार की जैन रामायण। बहुत सारे प्रमाण ऐसे आपको और भी मिल जाएंगे। देखिए इसके बाद में एक ग्रंथ आता है धनसार ने लिखा, और धनसार के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है कलप सूत्र। ये चित्रित ग्रंथ है, 1536 ईस्वी के अंदर ये कलप सूत्र की रचना हुई, जो किसने की थी? धनसार ने। इसके बाद में विलहन कृत एक ग्रंथ है, इसको भी आधार बनाया गया है, चौर पंचाशिका। चौर पंचाशिका का रचना काल पूछा जाए 1540 है। प्रतापगढ़ के अंदर इसकी रचना हुई थी, प्रतापगढ़ में चित्रित हुआ यह ग्रंथ। और प्रतापगढ़ में चित्रित ये जो ग्रंथ है इसमें प्रसिद्ध एक चित्र है जिसका नाम है चंपावती विलहन। ठीक है, चंपावती विलहन इस पूरे ग्रंथ का प्रसिद्ध चित्र रहा है, क्योंकि ये तो ग्रंथ है ना, चित्रित ग्रंथ, इसमें तो बहुत सारे चित्र बने होंगे। तो उतने सारे चित्रों में से जो सबसे प्रसिद्ध चित्र रहा है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है चंपावती विलहन। ये चौर पंचाशिका के अंदर है और इसके रचनाकार विलहन जी माने जाते हैं। एक दो विद्वान हुए हैं, डगलस बैरेट एंड बैसिल गे। डगलस बैरेट एंड बैसिल गे, इन्होंने मेवाड़ शैली का प्रथम मूल स्वरूप माना है इसको। किसको मानना है? चौर पंचाशिका ग्रंथ को माना है। चौर पंचाशिका जो ग्रंथ है ना, इसको क्या माना है कि ये मेवाड़ शैली का असल जो मूल स्वरूप है ना, वो तो ये वाला ग्रंथ है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नहीं है। समझ रहे ना? हमने क्या माना कि हमारा इस मेवाड़ शैली का, उदयपुर शैली का जो मूल ग्रंथ है, जो प्रथम ग्रंथ है, वो कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। जबकि इनको ये मानना है कि मेवाड़ शैली का जो मूल चित्रित ग्रंथ है वो चौर पंचाशिका है। ये विद्वान कौन है? डगलस बैरेट एंड बैसिल गे। इसके बाद में नाना राम जी विद्वान हुए। नाना राम जी नामक चित्रकार हुए हैं। राणा उदय सिंह के काल में
ये इन्होंने एक चित्र बनाया जिसका नाम है भागवत पुराण का परिजात अवतरण, 1540 ईस्वी में इसकी रचना। भागवत पुराण का परिजात अवतरण 1540 में इसकी रचना। राणा उदय सिंह का ये टाइम है। नाना राम नामक चित्रकार हैं। वर्तमान में ये जो चित्र है ये वाला, ये वर्तमान में कहां पर है? ये वाला चित्र अमेरिका के अंदर एक नस्ली हारा माणिक संग्रहालय, कोई नस्ली हारा माणिक संग्रहालय पूछा जाए कहां पर है? अमेरिका में है। और इस अमेरिका के इस संग्रहालय के अंदर ये वाला चित्रित ग्रंथ आपको देखना हो तो आपको अमेरिका जाना पड़ेगा, वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। पंडित जगन्नाथ हुए हैं और पंडित जगन्नाथ जो हैं उनके द्वारा चित्रित एक ग्रंथ है बिहारी सतसई। देखिए हम लोग ये पता है ना कि बिहारी सतसई तो बिहारी का लिखा हुआ ग्रंथ है। बिहारी सतसई तो बिहारी जी का लिखा हुआ ग्रंथ है। और बिहारी जी जो हैं इनको हम पढ़ते हैं कि ये आमेर के जो शासक मिर्जा राजा जय सिंह थे, मिर्जा राजा जय सिंह के ये दरबारी कवि रहे। और मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में हम सुनते हैं कि ये बिहारी जी से बड़े प्रभावित थे और बिहारी जी के प्रत्येक एक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा दिया करते थे। इनका ये रहा है। बिहारी जी के काल में, बिहारी जी जो है मिर्जा राजा जय सिंह जी के काल में थे। तो परंतु अगर बिहारी सतसई पर आधारित चित्र बना, बिहारी सतसई पर, तो ये चित्र कहां बनना चाहिए भाई? ये चित्र बनना चाहिए था आमेर में, जयपुर में। परंतु बिहारी सतसई का जो प्रचार है, बिहारी सतसई की जो मान्यता है, उस ग्रंथ की जो खूबी है, वो केवल आमेर और जयपुर तक ही सीमित थोड़ी है भाई। उसका प्रचलन, उसका प्रचार पूरे भारत में हुआ है। पूरे भारत के कवियों ने उसको पसंद किया है। तो उसको आधार बनाकर जगन्नाथ जी ने जब ग्रंथ लिखा तो वो बिहारी सतसई लिखा दोबारा और इसमें चित्र भी बनाए। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय इसको चित्रित किया गया है, यह आपको याद रखना है। और सन है 1719। ठीक है, बिहारी सतसई पर आधारित। तो ये मेवाड़ शैली के कुछ चित्रों की अपने बात की थी, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद में नूरुद्दीन नामक एक विद्वान हुए, नूरुद्दीन नामक एक चित्रकार हुए हैं। नूरुद्दीन जो है उन्होंने रचना की है कलीला दमना की। कलीला दमना ये भी महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय का है। और कलीला दमना फारसी भाषा का ग्रंथ है, फारसी भाषा का ग्रंथ है कलीला दमना, जो कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र का अनुवाद है। विष्णु शर्मा, ये नाम हम सुनते हैं गुप्त काल के अंदर। और गुप्त काल के जो विष्णु शर्मा जी हैं, इन्होंने इस पंचतंत्र को लिखा। अब तक सबसे ज्यादा जिस ग्रंथ का अनुवाद है ना पूरी दुनिया में, जिस ग्रंथ का अनुवाद सबसे ज्यादा हुआ है, या कितने जो भी ग्रंथ हुए हैं, उनमें से ये एक ग्रंथ है, ये पंचतंत्र भी है, जिनका सबसे अधिक भाषाओं में और सबसे ज्यादा बार अनुवाद हुआ है, उनमें से ये एक है। पंचतंत्र ग्रंथ जब लिखा गया, विष्णु शर्मा ने लिखा था, ये इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा। सल्तनत काल और मुगल काल के दौरान ऐसे बहुत सारे कवि, राइटर हुए हैं, लेखक हुए हैं, जिन्होंने हमारे बहुत सारे प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया, उनको अनुदित किया है। तो ऐसे जो ग्रंथ हुए हैं, ऐसे ग्रंथ जो हुए, उनमें से एक ग्रंथ पंचतंत्र है। और जिसे फारसी भाषा में अनुवाद, अनुदित करने का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है अलग अलग विद्वानों को। और इनका फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता क्या है? कलीला दमना। और इसको आधार बना के, कलीला दमना को आधार बनाकर चित्र किसने बनाए? नूरुद्दीन ने। ये ध्यान कीजिए। ये देखो आगे लिखा भी होगा, आपको ये चित्र दिखाई भी दे रहा होगा, ये फ्रंट पेज है। और ऐसे राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे चित्र हैं, आपको याद रखने। ये देखिए, सबसे पहले ये बगदाद में तैयार की गई थी, इसका सचित्र पुस्तक कलीला दमना की। और 1258 ईस्वी में ही इसको तैयार कर दिया गया था बगदाद के अंदर। 1258 ईस्वी के अंदर इसको प्रारंभ कर दिया गया था सचित्र कलीला दमना का, है ना। कलीला दमना के आधार पर सर्वप्रथम सचित्र पुस्तक 1258 ईस्वी में बगदाद में तैयार की गई थी। ये कलीला दमना का फ्रंट पेज मैंने आपको दिखाया है। हालांकि अरबी या उर्दू फारसी में कुछ लिखा है, मुझे ये पढ़नी नहीं आती, परंतु इस चित्र को देखकर ये पहचान रहा हूं कि ये जो चित्र है ये फ्रंट पेज है कलीला दमना ग्रंथ का। ठीक है जी। इस चित्र के अंदर
इस चित्र ग्रंथ में केवल सौदागर तथा मोचड़ कहानियों पर ही चित्र बनाए गए थे। प्रारंभ में जब ये बगदाद में बनाया गया ना, तो इसमें कोई मोचड़ की कहानियां और सौदागर की कहानियां इसी पे चित्र थे। धीरे धीरे तो इसके अंदर बहुत सारे चित्र और बना दिए गए। नैतिक शिक्षा से रिलेटेड है पंचतंत्र जो ग्रंथ था ना भाई, पंचतंत्र ग्रंथ हमारे बच्चों के अंदर और बच्चों में नहीं बड़ों में भी नैतिकता उत्पन्न करने के लिए, नैतिक शिक्षाएं जिनको आज अलग विद्यालय में अलग एक कंसेप्ट लगाना पड़ता है, एक अलग विषय बनाना पड़ता है उसके लिए हम लोगों को, कि भाई हमें अपने बच्चों को नैतिकता सिखाएं, नैतिकता के गुण हमें सिखाने चाहिए। हमें बिना जो ग्रामीण जो परिवेश है, उस ग्रामीण परिवेश में तो नैतिकता अच्छे से सिखा दी जाती है, शहरी परिवेश में कई बार ये नहीं सिखा पाते। हमें लगता है हम नैतिक बना रहे हैं बच्चों को, पर अनैतिकता ज्यादा सिखाई जाती है वहां पे, तो नैतिकता कम होती है। अब इसीलिए स्कूलों में विषय बनाना प्रारंभ कर दिया गया है। और नैतिक शिक्षा से रिलेटेड जनरल जो नॉलेज है उससे रिलेटेड पंचतंत्र ग्रंथ बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रंथ था। ये विष्णु शर्मा का ग्रंथ रहा है जिसको अलग अलग भाषाओं में अनुवादित किया गया है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद मुल्ला हुसैन वाइज कासिफी, मुल्ला हुसैन वाइज कासिफी, एक ही आदमी का नाम है, पहले बता दो, ठीक है, एक ही आदमी का नाम है मुल्ला हुसैन वाइज कासिफी। भाई इन्होंने अनुवाद किया था, और इन्होंने अनुवाद किस नाम से किया? अनवारे सुहेली, अनवारे सुहेली नाम से पंचतंत्र का अनुवाद किया। अकबर के काल में अबुल फजल ने भी अयारे दानिश नाम से इसका अनुवाद किया था। तो पंचतंत्र का अनुवाद जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूं बहुत सारे विद्वानों ने किया है, और जब उसको अरबी फारसी लैंग्वेज में चेंज किया जाता है, ट्रांसलेट किया गया, या अरबी फारसी विद्वानों ने उसको उससे नैतिकता के गुणों को या नैतिकता की कहानियों को वहां से उठाया ताकि उसका प्रचार, क्योंकि नैतिक शिक्षा ऐसा तो है नहीं है कि केवल भारतीय जो बच्चे उनके लिए जरूरी है। भाई इस नैतिक शिक्षा का जो आवरण है या इस नैतिक शिक्षा की जो आवश्यकता है, ये तो पूरे विश्व के बच्चों को है, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं भी बच्चा हुआ है उसको रिस्पेक्ट सिखाना या उसको बोलने चलने का ढंग सिखाना, इस प्रकार की नैतिकता सिखाना, वो कहानियों बाल कथाओं के माध्यम से। आज भी छोटी कक्षाओं के बच्चों को जब हम प्राइमरी एजुकेशन देते हैं तो वहां भी बाल कथाओं के माध्यम से नैतिक कहानियां उनको पढ़ाई जाती है, जिनसे उनसे नैतिक शिक्षा उपलब्ध होती है। तो ऐसा कुछ वर्णन आए तो आपको ध्यान रखना है। ये पूरा जो वर्णन आपके सामने है ये कलीला दमना का है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपके सामने उदयपुर शैली की विशेषताएं हैं। भाई एक प्रश्न पक्का इन विशेषताओं पे बनता है हमेशा, लगभग जब भी प्रश्न आता है तो किसी भी चित्र शैली की विशेषताओं पे प्रश्न अवश्य आता है। यहाँ गंभीर प्रश्न बनता है, बच्चे उलझ जाते हैं कई बार, आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये पूछा जाए कि उदयपुर शैली के अंदर चित्र बनाने का प्रमुख विषय, सबसे इंपॉर्टेंट विषय कौन सा रहा है, ये अगर एक ही नाम पूछा जाए तो ये नाम याद रखना है कि भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित, उनकी लीलाओं पर आधारित जो चित्र है ना भाई, वो उदयपुर शैली का सबसे प्रमुख विषय रहा है। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने आपको बताया रागमाला, बारहमासी, बारहमासी में 12 महीनों का श्रृंगार में वर्णन होता है। नायक नायिका भेद जिसको आप नक्सिक वर्णन या इस प्रकार का आप कह सकते हैं कि इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है ना, और श्रृंगार रस में भी संयोग का वर्णन, वियोग का वर्णन, ये वर्णन आपको बताया जाएगा। नारी सौंदर्य की बात है ना, यहाँ ऐसे बोलते हैं, ये वाला शब्द कई बार आ जाता है कि किसी ना किसी नायिका के नख सिक का वर्णन है। नख सिक का मतलब होता है कि नाखून से, पैरों के नाखून से लेकर सिर तक के सौंदर्य का वर्णन जो होता है, इसको हम बोलते हैं नक्सिक वर्णन। तो किसी भी नारी का, किसी रानी का नक्सिक वर्णन जो आता है किसी नायिका का, वो वर्णन भी इसमें है। श्रृंगार रस का वर्णन है, नायक नायिका भेद का वर्णन है, उनके प्रेम की बात है। 12 मासी 12 महीनों के वर्णन है। बहुत सारे ग्रंथों में जो है नायिका उसके वियोग के अंदर 12 महीनों का वर्णन दिखाया जाता है। रागमाला चित्र है जो संगीत से रिलेटेड है, और धार्मिक चित्रों में भगवान कृष्ण की लीलाओं से रिलेटेड प्रमुख विषय उदयपुर शैली के अंदर बनाई गई है। पुरुषों की विशेषताएं आप देखिएगे तो पुरुषों का गठीला शरीर रहा है, बॉडी बिल्डर रही है, लंबी लंबी मूछें रही है, भाई कद नाटा रहा है थोड़ा सा। पहाड़ी क्षेत्र रहता है ना उदयपुर वगैरह, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का कद मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले थोड़ा नाटा रहता है। विशाल नयन, कद छोटा है तो क्या बात हो गई, आंखें बड़ी बड़ी है, ठीक है। सिर पर पगड़ी, और सिर पर पगड़ी भी कैसी, अटपटी,
अटपटी पगड़ी, ठीक है। अटपटी पगड़ी आपको पूछा जाए तो ये मेवाड़ में है। कमर में पटका तलवार बांधने के लिए, कानों में रंगीन मोती और लंबा घेरदार जामा। जामा ध्यान रखना, जामा है, पजामा नहीं है। पजामा होता है पैरों के अंदर पहने, कमर से नीचे पहने तो पजामा है, कमर से ऊपर जामा होता है, ध्यान रखना। ये सीने पे पहना जाता वस्त्र है। तो लंबा घेरदार जामा। महिला विशेषताएं, मछली के समान आंखें। देखो ये क्लियर कर लो कि आप जब चित्रशैली पढ़ोगे ना, पुरुषों के चित्रों पर उनके फेस पे आपको कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा भाई। पुरुषों के फेस एक जैसे हैं, मूछे हैं, दाढ़ी है, कैसा भी है, पगड़ी है ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं है भाई। परंतु जो महिला चित्रण की बात आएगी तो महिला चित्रण में आपको अलग अलग मिलेंगे। कहीं लंबी वेणी मिले, कहीं केवल चूड़ा किया हुआ मिलेगा, कहीं पर लंबे हाथ हैं, कहीं छोटे हाथ हैं, कहीं नैन तीखे हैं, कहीं कजरारे नैन हैं। अब आपको याद रखना है कि यहां पर नेत्र कैसे हैं, मछली के समान। मछली के समान अर्थात मीन के समान, और मीन के समान जिसके नेत्र होते हैं वही तो मीनाक्षी होती है, मीन जैसे नेत्रों वाली। तो मीनाक्षी मीन जैसे नेत्रों वाली, मछली जैसे नेत्र आपको याद रखने। उदयपुर शैली के नायिका के हैं। इसमें इनका भी कद छोटा, लंबी व सीधी नाक है, लंबी वेणी है और पारदर्शी वस्त्र, पारदर्शी ओढ़नी की विशेषता है। प्रमुख पशु पक्षी देखिएगा, हाथी। उदयपुर शैली पढ़ रहे, हाथी नहीं पढ़े हो नहीं सकता। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच का जो युद्ध है, हल्दी घाटी युद्ध में हाथियों वाला युद्ध है, तो जब हम मेवाड़ पढ़ रहे हैं तो हाथी तो आएंगे, घोड़ा भी आएगा, चेतक था हमारे पास। चकोर एक पक्षी का नाम है, चकोर एक पक्षी का नाम है। इसका विरह वर्णन बहुत मिलता है। जब ज्यादातर कवि या राइटर या चित्रकार जब वियोग का वर्णन करते हैं तो वो एक चकोर पक्षी की कहानियों को, हमें ऐसी बहुत सारी यूं कह सकते हैं प्रेममय कहानियां हमें दिखाई जाती है। तोता मैना की कहानियां, तोता मैना का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, फिर भी बनाया गया है कि तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई, तो नहीं बताओ किसकी है। अब नई में पता है कि चकोर पक्षी की कहानी है। इसको भी भैया चांद से प्रेम हो जाता है। बोलो, पक्षी को चंद्रमा से प्रेम हो जाता है, चंद्रमा को पाने की जिद कर लेता है। अब भला आप समझाइए इसको भैया, चांद को आप देख सकते हैं, चांद को दूर से देख सकते हैं, उसे पा नहीं सकते, मिलता थोड़ी है चांद किसी को। तो चांद तो है ना अलग, आप समझदार हैं बाकी। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। वृक्ष की बात है तो आप बताएंगे कदम्ब, आम, अशोक के वृक्ष। ये कदम नाम ज्यादा याद रखना, आम और अशोक के वृक्ष ये मेवाड़ शैली से रिलेटेड है। इसके बाद में रंग आएगा। रंग की बात आए तो लाल, पीला, नीला, हरा, काला, स्वर्ण रंग बहुत है, पर मूल रूप से आपको एक रंग याद करना हो तो लाल रंग बताएंगे। फिर रंग तो ऐसा तो है नहीं केवल लाल रंग में चित्र बने हैं, तो सभी रंगों का प्रयोग किया गया है, परंतु मुख्य रूप से आपको एक ही रंग अगर पूछा जाए मेवाड़ में तो इस धरती पर, क्योंकि ये वीरतापूर्ण धरती रही है मेवाड़ की, गौरवशील धरती रही है, गौरववान धरती रही है, महाराणा प्रताप जैसे योद्धा यहाँ हुए हैं, जन्म लिया है, तो ऐसी धरती जो रक्त से लाल रही है उसका रंग आपको पूछा जाए तो लाल ही आएगा, रक्त जैसा रंग आएगा। लघु चित्रों वाली ये शैली रही है, जैसे मैंने प्रारंभ में भी बताया, छोटे चित्र बने हैं, लघु चित्र बने हैं। लघु चित्रों का स्वर्णकाल पूछा जाए तो जगत सिंह प्रथम का काल है, परंतु आपको ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ये चित्र किसके काल में बने तो आप बताएंगे महाराणा जय सिंह के काल में बने हैं। पोथी ग्रंथों का चित्रण रहा है, बहुत सारे कवियों ने, राइटर्स ने पोथियां लिखी, अलग अलग प्रकार के ग्रंथ हैं। पोथियों के अंदर विभिन्न प्रकार के डाटा जो है, आंकड़ों को स्टोरेज किया जाता था। किसी राजा महाराजा से रिलेटेड बही खाते अपने कह सकते हैं, पोथियों में जानकारियां हैं, उनके वंशावलियों का वर्णन भी मिलता है, इससे रिलेटेड भी चित्र बने हैं। रसिक प्रिया के लघु चित्र, जैसे मैंने अभी बताया कि रसिक प्रिया किसका ग्रंथ है, कवि केशव का, केशव द्वारा रचित है, तो केशव द्वारा रचित इस ग्रंथ के लघु चित्र भी बने हैं। अमर सिंह द्वितीय के काल में 40 रसिक प्रिया चित्र बनाए गए थे। अमर सिंह द्वितीय के काल में रसिक प्रिया पर 40 लघु चित्र बनाए गए थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने, नई शैली आ गई है चावंड, और ये चावंड जो है ये उपशैली है, आपको याद रखना है। उदयपुर में, उदयपुर के अंदर पड़ता है चावंड। हमें पता है कि महाराणा प्रताप ने इसको अपनी राजधानी बनाया था,
और महाराणा प्रताप ने इसको राजधानी बनाया था चावंड को। उनके समय तो अपने मानते हैं इसकी शुरुआत की, चावंड शैली की शुरुआत किसके काल में हुई? महाराणा प्रताप के। इनके समय का प्रसिद्ध जो चित्र है उसका नाम है डोला मारू। डोला मारू जैसे अपन ने बात पहले भी कर चुके हैं कि डोला मारू एक प्रेम कथा है। डोला जी जो है वो सिरोही के निवासी, मारवाड़ी जो है वो पुगल के निवासी, एक अन्य सहनायिका मिलती है मालवणी जो कि मालवा क्षेत्र की नायिका। तो भाई इस तरीके से ये जो कहानी है, ये जो कथा, इस पे कवि कलोल ने ग्रंथ भी लिखा हुआ है और कवि कलोल या कुशल लाभ द्वारा लिखा गया ये जो ग्रंथ है इस पे आधार बना के चित्र बनाया गया। महाराणा प्रताप के समय बनाया गया ये चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है, जो नेशनल म्यूजियम है दिल्ली, है ना, वहां पे ये ग्रंथ रखा हुआ है, आपको याद रखना है। ये आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है ये डोला मारू जी का ही है चित्र, और ऐसे बहुत सारे चित्र है। हाँ, जरूरी नहीं है कि दिल्ली में ये वाला ही हो, ये तो मैंने वैसे ही नेट से लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। स्वर्ण काल आपको पूछा जाए, अमर सिंह प्रथम का काल है, और अमर सिंह प्रथम जो है हमें पता है महाराणा प्रताप जी के पुत्र हैं। इनके समय एक चित्र बनाया गया रागमाला, और अभी मैंने आपको बताया था कि रागमाला चित्र आए तो आपको सन याद रखना है। पीछे साहिब दिन का रागमाला पढ़ के गए 1628 का, ठीक है, यहाँ रागमाला पढ़ रहे हैं 1605 का, इसका मतलब ये पहले बनी होगी। ये 1605 में रचना हुई है तो इसकी रचना पहले हुई। इसके रचनाकार है निसार दीन या नसीरुद्दीन, ये याद रखना है आपको। निसार दीन या नसीरुद्दीन ने रागमाला लिखी, किसके समय? अमर सिंह प्रथम के समय। परंतु यहां आपको एक नाम दिखाई दे रहा है नोट लगा के, अमर सिंह द्वितीय है, ये ध्यान रखना बच्चों, कंफ्यूज मत होना। यहाँ अमर सिंह प्रथम है और यहाँ अमर सिंह द्वितीय है, 1698 से 1710 के बीच में। और यहाँ रसिक प्रिया के 46 चित्र 46 बनाए गए हैं। ये रसिक प्रिया पे देखिए, आपने पीछे पढ़ा तो रसिक प्रिया पर 40 चित्र जो बने हैं ये अमर सिंह द्वितीय के काल में लिखा हुआ है आपके सामने, ये रहा लिखा हुआ है ना, ये अमर सिंह द्वितीय यही तो है। और इसमें यहाँ 40 की जगह 46 चित्र लिखा गया, तो ये 40 या 46 है, 40 हो सकते हैं। ये चित्र है अमर सिंह द्वितीय के काल में, ये बनाए गए हैं रसिक प्रिया पर आधारित। और ये कौन सी शैली में बने हैं? चावंड उपशैली में ये बने हैं, ध्यान रखना आपको। इसके बाद में आगे चले हम, नाथद्वारा शैली आ गई है। नाथद्वारा जो है आप लोगों को पता है वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ रहा है, और वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा में है, तो इस पे प्रभाव भी किसका पड़ेगा? वल्लभ संप्रदाय का। वल्लभ संप्रदाय के जो संत रहे हैं ये लोग ब्रज क्षेत्र से आए हुए, तो यहाँ की शैली पर ब्रज शैली का प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि वृंदावन से आए थे, है ना, गोविंद जी, दामोदर जी, राणा राज सिंह जी के काल में। तो राणा राज सिंह जी के काल में आए, यहाँ वल्लभ संप्रदाय की श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेके आए, ये श्रीनाथ जी की मूर्ति है। तो इसीलिए चूंकि वो राणा राज सिंह के काल में आए थे, तो आपको ये याद रखना है कि नाथद्वारा शैली की शुरुआत हो चाहे नाथद्वारा शैली का स्वर्ण काल हो, ये दोनों एक ही बंदे का, एक ही राजा के समय का काल है, राणा राज सिंह। राणा राज सिंह के समय जो मूल रूप से चित्र बने हैं, कादंबरी, पंचतंत्र, मालती मालव, एकादशी महात्म्य और पृथ्वी राजलीवेल, यह आपको इतने 3-4 नाम आपको याद करने हैं। ये सारे चित्र बने हैं राणा राज सिंह के काल में। परंतु इस पे जो प्रश्न आता है नाथद्वारा शैली में, वो इसकी विशेषताओं पे ज्यादातर प्रश्न आता है। प्रधान विषय इसका रहा है पिछवाइयां। पिछवाइयां क्या है कि श्रीनाथ जी की जो मूर्ति लगी होती है, यहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे एक पर्दा लगा होता है, ठीक है, शायद आपको यहाँ इस चित्र में दिखाई दे, ये श्रीनाथ जी की मूर्ति है, तो इसके पीछे आपको ये जो पर्दा नजर आ रहा है, ये जो पर्दा आपको नजर आ रहा है इसके पीछे, इसको अपने बोलते हैं पिछवाइयां। तो पिछवाइयां जो है वो श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे लगा पर्दा होता है, और ये पिछवाइयां जो चित्र है ये फेमस रहा है, आपको याद रखना है, नाथद्वारा शैली का। इसके अलावा अन्नकूट चित्र, अन्नकूट महोत्सव है ना, ये दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है, और दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है हमारे घरों में, है ना। तो वो जो गोवर्धन पूजा होती है वो गोबर रख करके उसके ऊपर दीपक आदि जलाते हैं, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। तो वो जो गोवर्धन पूजा हो रही है वो अन्नकूट महोत्सव है, और उससे रिलेटेड चित्र जो है नाथद्वारा में बनाए जाते हैं। अगर ये प्रश्न ऐसा आ जाए मित्रों कि राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव बनाया ही कहाँ जाता है, कहाँ मनाया जाता है, तो उसका भी उत्तर यही रहेगा कि नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ गोवर्धन पर्वत से रिलेटेड चित्र है, ग्वाल बाल छोटे
है ना चित्र हैं, बाल गोपाल के, कृष्ण लीला के चित्र हैं और श्रीनाथ जी के विग्रहों पर आधारित चित्र ये नाथद्वारा शैली की विशेष पहचान रही है। रंगों की बात आए तो हरा और नीला और नींबुआ पीला रंग मुख्य रहा है। हरा नीला रंग आप याद रखें मोर पंखी का कलर होता है और मोर पंखी भगवान कृष्ण को बड़ी प्रिय है और भगवान कृष्ण से रिलेटेड शैली पढ़ रहे हैं तो भाई रंग भी उनसे रिलेटेड से ही आएंगे। भगवान कृष्ण को जो पशु पक्षियों में प्रिय है वो है गाय और मोर, तो इस शैली के अंदर गाय और मोर के जो चित्र हैं वो सबसे ज्यादा बनाए गए हैं। इसके अलावा वृक्ष की बात करें, जहां पर भगवान कृष्ण की या विष्णु की बात आती है, वैष्णव पंथ की बात आती है, तो वैष्णव पंथ के अंदर जो पवित्र वृक्ष हैं बहुत सारे हैं, परंतु सबसे पवित्र केले का वृक्ष माना गया है क्योंकि केले के वृक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप ही माना गया है, इसीलिए यहाँ पर केले के वृक्ष की प्रधानता रही है। भगवान श्रीनाथ जी की आंखें कैसी दिखाई गई हैं, तिरछी आंखें हैं। आसमान में देवताओं का चित्रांकन, आसमान में अलग अलग देवता, जैसे आपने देखा होगा किसी ईश्वर की देवता की फोटो है तो ऊपर आसमान में अलग अलग देवता दिखाई जाते हैं, भ्रमण कर रहे हैं, ये ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, तो उनके चित्र भी यहाँ बनाए जाते हैं। प्रमुख चित्र का अच्छा एक और रह गया, केले की सांझी, ये आगे दिखाते हैं आपको क्या होता है। सांझी क्या होती है? सांझी एक प्रकार के भित्ति चित्र होते हैं, दीवारों पर बनाते हैं, इसको सांझी बोलते हैं। सांझी जो होती है ये माता पार्वती का प्रतीक माना गया है, सांझी को माता पार्वती का प्रतीक माना गया है, सांझी को उनका स्वरूप माना गया है। मुख्य दरवाजे पे मेन गेट पे बनाते हैं, जैसे हमारे गांव के अंदर जो मकान है उनमें आपने देखा होगा जो ग्रामीण परिवेश के मकान पुराने वाले है ना, कच्चे मकान जो होते थे, मेन गेट के बाहर बड़े गेट पर गोबर से स्वास्तिक चिन्ह या फूल आदि का चिन्ह बनाया जाता था, बीच में शीशे वगैरह लगाकर, उसको सांझी बोलते हैं। तो केले के पत्तों की सांझियां ये फेमस है नाथद्वारा की। पर यहाँ एक चीज आप ये याद कर लेना, यहाँ लिख देता हूं कि अगर गोबर की सांझी आ जाए, हालांकि नाथद्वारा में भी गोबर की सांझियां बनाई जाती हैं, नाथद्वारा में भी गोबर की सांझियां बनाई जाती हैं, परंतु आपको प्रश्न आ जाए गोबर की सांझी कहाँ, तो आप बताएंगे शेखावाटी, शेखावाटी के अंदर गोबर की सांझियां फेमस है। इसके बाद में है प्रमुख चित्रकार कौन है, तो भगवान विष्णु के नाम पर ही देखो कुछ पर्यायवाची आपको मिल रहे हैं, जैसे नारायण, चतुर्भुज, पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम हो गया है ना, तो ये नारायण चतुर्भुज ये भगवान कृष्ण या विष्णु के ही प्रतीक हैं। इसके अतिरिक्त घासी राम, उदय राम और रेवा शंकर ये नाम याद रखने हैं। मूल इंपॉर्टेंट नाम दो महिलाओं का है, दो महिला चित्रकार यहाँ पाई गई है जिनका नाम है कमला और इलायची, है ना। अभी तक आप जितने भी चित्रकारों को पढ़ रहे हैं केवल पुरुष चित्र थे, पहली बार महिला चित्रकारों का वर्णन आ रहा है, कमला और इलायची, ये इलायची नाम है महिला का, ध्यान रखना, तो कमला इलायची आपको याद रखना है। अब आपको मैं दो चित्र दिखा रहा हूं, आप इंपॉर्टेंट चित्र हैं देखिएगा। ये जो आपको नजर आ रहा है ये पिछवाइयां हैं, ये जो चित्र नजर आ रहा है ये पिछवाइयां हैं, और यहाँ ये जो चित्र आ रहा है आपको ये सांझी है, ये सांझी चित्र है। तो सांझियां देखो केले के पत्तों से, केले के पत्तों को काट करके उससे डिजाइन बनाकर इस प्रकार की ये सांझियां बनाई जाती हैं और फिर इन सांझियों को दीवारों पे चिपकाया जाता है ना। अगर आप कभी जाएंगे नाथद्वारा मेले के दौरान जाएं तब तो देखना ही क्या है कि वहां पर घर घर में आपको इस प्रकार के केले के पत्तों की सांझियां ये पाई जाएंगी, और नहीं तो वहां मंदिर के अंदर तो ये बनाई जाती है, ऐसी लगाई जाती है भक्तों द्वारा। ये जो प्रिंट आपको नजर आ रहा है ये पिछवाइयों का प्रिंट है जो कि श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे लगा होता है। इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के गायों के चित्र इसमें ये बने हुए हैं, और पीछे मैं आपको पिछवाइयों का एक दृश्य पहले दिखा के गया। मेवाड़ शैली में जो बिल्कुल लास्ट आज हमको पढ़ना है, अंतिम है ये, और इसका नाम है देवगढ़ उपशैली, इसको पढ़ेंगे। राजसमंद में पड़ता है देवगढ़, ये कई जगह राजसमंद लिखा हुआ है पर मुझे थोड़ा डाउट रहता है क्योंकि देवगढ़ नामक जो ठिकाना रहा है ना वो प्रतापगढ़ में भी रहा है। किताबों में ये राजसमंद लिखा हुआ है कई जगह कि देवगढ़ कहाँ, बोले राजसमंद। देवगढ़ ठिकाना जहां तक मेरा विचार है प्रतापगढ़ का क्षेत्र रहा है, ठीक है, फिर भी राजसमंद या प्रतापगढ़ में से एक हो सकता है, मुझे ज्यादा ये प्रतापगढ़ लगता है। प्रभाव इस पर जोधपुर शैली, जयपुर शैली और उदयपुर शैली का इस पे प्रभाव रहा है भाई, जयपुर शैली का, उदयपुर शैली और जोधपुर शैली का प्रभाव रहा है। कहते हैं कि महाराणा जय सिंह जो थे, है ना, उदयपुर के राजा महाराणा जय सिंह,
इनके समय द्वारिकादास चुनावत नामक, चुनावतों का ठिकाना रहा है देवगढ़, ने 1680 में, सन याद रखना 1680 में देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की थी। आपको पूछा जाए देवगढ़ ठिकाना किसने बसाया था, तो द्वारिकादास चुनावत ने 1680 में। और 1680 में बसाने के कारण ही यहाँ के जो उमराव हैं वो क्या कहलाते हैं, 16वें उमराव। राणा कौन था इस समय, राणा जयसिंह था। समझ में, मेवाड़ के शासक कौन थे, राणा जयसिंह। तो देवगढ़ ठिकाना बसा। अब देवगढ़ ठिकाना जिसने बसाया उसके टाइम ही ये चित्रकला क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। परंतु क्योंकि ठिकाने की चित्रकला थी, रियासत की चित्रकला नहीं थी, इसलिए जल्दी से सामने लोगों के आ ही नहीं पाई। ठिकाने की चित्रशैलियां दबी हुई रह गई थी, ज्यादा सामने नहीं आ पाई। तो भाई इस शैली को पहली बार लोगों के सामने लेके आने का जो प्रयास किया गया वो किया था श्रीधर अंधारे ने। श्रीधर अंधारे एक आधुनिक चित्रकार थे, अभी एक्सपायर हो चुके हैं। तो श्रीधर अंधारे, स्वर्गीय श्रीधर अंधारे जो हैं, इन्होंने इस शैली को प्रकाश में ये लेके आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। इस शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या है, प्राकृतिक परिवेश के चित्र बनाए गए देवगढ़ शैली के अंदर। शिकार के दृश्य, ये इंपॉर्टेंट बात है, शिकार पे जब भी बात आती है आप लोगों को कोटा बूंदी शैली ये याद रहती है ना, शिकार के दृश्यों के लिए सबसे ज्यादा तो आपको कोटा शैली बड़ी याद रहती है। तो कोटा बूंदी के अलावा भी शिकार पे बहुत सारी बातें आएंगी, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। पर फिलहाल आपको मेवाड़ के अंदर याद रखना है कि शिकार के दृश्यों के चित्र कौन सी शैली में, देवगढ़। अंतःपुर, अंतःपुर बोलते हैं रानियों का जो निवास स्थान होता है, रानियों के जो महल होते हैं, रानियों के महल, उनको क्या बोला जाता था, अंतःपुर, उसके चित्र हैं। सवारियां, राजकीय सवारियां, राजा की, रानी की, किसी संत की सवारी निकल रही है, और जो राजसी ठाट बाट है कि किस प्रकार से इन सामंतों के या इन ठिकानेदारों के किस प्रकार के ठाट बाट रहे हैं, किस प्रकार के मनोरंजन का केंद्र ये स्थापित करते थे। प्रमुख चित्रकार जो हुए हैं या हुए भगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद, बैजनाथ और चोखा। दोबारा सुनिए, हरचंद जी, ऐसे मान लो हरचंद जी बीमार हो गए, आपको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। हरचंद जी भगवान के लिए ना हो पर बीमार हो गए, तो भाई इनके दो बेटे थे, कमला द्वितीय और कमला प्रथम, हरचंद जी के बेटे हैं। कमला प्रथम कमला द्वितीय बगते बगते गए, जब ये बीमार हो गए हरचंद जी, तो दो बेटे हैं कमला प्रथम और कमला द्वितीय, ये बगते बगते गए और किसके पास गए, बैजनाथ के पास गए। बैजनाथ से दवाई लाए, दवा लाके हरचंद को दी और हरचंद हो गए एकदम चोखा। तो इससे भी आप ऐसे करके इसको बना सकते हो। कोडिंग आप लोगों को बनानी पड़ेगी, मैं ज्यादातर कोडिंग से रिलेटेड कम ही पढ़ा पाऊंगा। मेरा मुख्य उद्देश्य आप तक मुख्य जितना भी डाटा है वो आप तक पहुंचाना है, आप तक आंकड़े पहुंचाए जाएं। तो इस तरीके से ये आप लोगों ने एक पार्ट अभी तक पढ़ा है, मेवाड़ स्कूल का पार्ट आप पढ़ चुके हैं। और अगली वीडियो के अंदर हम मारवाड़ स्कूल जो है उससे रिलेटेड भी वीडियो हम लेके आएंगे, उससे रिलेटेड वीडियो में अपन बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।